Hello and welcome everyone. In this video number 9 of chapter number 1, electric charges and electric field, we will be looking forward to the next topic, that is topic number 1.10, electric flux. Electric flux के बारे में बातें करेंगे. So in order to learn the concept regarding electric flux, which is a new word for you, you need to understand one thing, that's regarding area. आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है, कैसे ढूंढते हैं उसको in detail. You must know it in detail. So let's start with the area itself. For your kind information, let me inform you that area is a vector quantity. पहली बात, yeah, and don't get surprised. It is a vector quantity. हाँ, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शंस जाननी चाहिए अपने को, राइट, ढूंढनी आनी चाहिए अपने को. अच्छा, तो एरिया की डायरेक्शंस ढूंढने के लिए, एरिया की डायरेक्शन ढूंढने के लिए पहले आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लीजिए. First I'll be talking of surfaces, right? Normally area of surfaces ढूंढने हैं अपने को, find out the area of so and so surface, right? तो पहले आप surface को समझिए. There are two kinds of surfaces. The one which are open and the one which are closed. हालांकि इसके साथ हमको ज्यादा डील करना है. We'll be learning more and more regarding these things. This is very rare, right? But still, concept is concept. अच्छा, open surfaces and closed surfaces. सर कोई एग्जांपल दो तो समझ लीजिए ओपन सर्फेसेस कैसे होते हैं. कोई भी प्लेट समझ लीजिए, मतलब सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लेट्स हो. तो ऐसी जो प्लेट जो होती है ना, ये स्फीयर नहीं, पहली बात ये सर्कुलर प्लेट्स है. मतलब मैं लिख ही देता हूँ, ये प्लेट्स है. दैट शेप एंड साइज यू कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, व्हाट अबाउट द क्लोज सर्फेसेस? अबाउट द क्लोज सर्फेसेस, एज फार एज क्लोज सर्फेसेस आर कंसर्न्ड, the very famous, there are plenty of shapes, right? Plenty of surfaces rather than shapes. That those are, you can think of a cube, or you can also think of a cylindrical surface. Yeah, so many. So basically, you must be you must be well aware of closed surfaces and open surfaces, to be very precise. Now, if area is a vector quantity, definitely it will be having a unique direction, right? उसी डायरेक्शन को अपने को समझना है. क्यों? क्योंकि अपने को मैग्नीट्यूड ढूंढना तो आता है. मैं आपको ऐसा नहीं समझाऊंगा, ऐसा नहीं सिखाने वाला, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज L into L, let L square. Definitely not. What I'll be teaching you is what is the direction of that area that you have find out, right? जो आपने ढूंढा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अच्छे से समझने की कोशिश करना. For open surface there is different logic, and for closed surface it is also a different logic. But the common thing is, whenever you are talking of any point of this surface, right? सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, जब आपको पूछा जाए एरिया के बारे में, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ सरफेस है, राइट? हालांकि ये मैंने ऐसे ड्रॉ करा है तो आपको शायद तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसका भी आंसर दूंगा. मान लीजिए आपके पास ऐसी प्लेट है, right? It's like this way. This plate is arranged like this way, right? I can't draw like that way actually, so I've drawn a bit inclined, right? It is a standard way to represent a 3D surface, right? Okay. तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर ढूंढना है, या तो फिर कोई भी सरफेस ऐसा हो जिसका एरिया वेक्टर हमको ढूंढना हो ना, तो नॉर्मल लॉजिक क्या है? सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट पे आपको अगर एरिया वेक्टर ढूंढना है तो वो परपेंडिकुलर ही होगा हर एक पॉइंट पे. It will be always perpendicular to the surface at each and every point. हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होगा. मतलब ऐसा नहीं कि प्रिसाइसली ऐसा कुछ है नहीं कि अगर इसका एरिया वेक्टर ढूंढना है तो उसको ये पॉइंट से ही इंडिकेट करे, या तो फिर ये पॉइंट से ही इंडिकेट करे.
एरिया वेक्टर को जताने के लिए उस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल कुछ मतलब सिंपल लॉजिक, जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। अब समझिए इसके लिए परपेंडिकुलर कैसा होगा। अरे सर ऐसा भी हो सकता है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट पे डिस्कस करो सर, ये तो ऊपर भी हो सकता है, या तो फिर सर ये नीचे भी जा सकता है ना, इट इज नॉर्मल। सीधी बात है ना। मैं अगर यही सरफेस की बात करूं यूं, तो ये नॉर्मल ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूं मैं, इट इज 90 डिग्री, एंड दिस सेम नॉर्मल कैन बी ड्रॉन डाउनवर्ड आल्सो, राइट? व्हिच वन इज करेक्ट? I will be answering it later on, but the first thing that you must know, कोई भी सरफेस एरिया वेक्टर नॉर्मल या तो फिर परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पॉइंट ये ड्रॉ करना सीख गया। लॉजिक इज डिफरेंट फॉर ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। व्हाट इज दैट लॉजिक? as far as open surfaces are concerned, you can choose the direction either to be outward or inward, right? We can say outward normal or इनवर्ड नॉर्मल, राइट? मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब बाहर की डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर अंदर की डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है, राइट? द डायरेक्शन कैन बी एनी। चूज एनी वन एंड स्टिक टू इट फॉर द एंटायर सम। जो भी सम में आपको ओपन सरफेस दी हो उसके अंदर अगर एरिया वेक्टर ढूंढना हो तो या तो फिर आप उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल लीजिए या तो फिर इनवर्ड नॉर्मल लीजिए, मतलब ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट तरफ, लेफ्ट तरफ, कोई भी, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए वो पर्टिकुलर सरफेस पे, so इधर आउटवर्ड और इनवर्ड, बट यू हैव टू स्टिक टू दैट लॉजिक। मतलब अगर आपने कोई भी एग्जांपल में मतलब सोच लिया कि भाई मैं ये एग्जांपल में मेरे लिए ओपन सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब सॉरी मेरे लिए ये ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो वो बाहर की तरफ ही रहेगा पूरे सम के दौरान, पूरे जिंदगी के दौरान नहीं। मतलब अगर आपको ऐसा एक सम फिर से पूछ लिया जाए, अगर आपने लॉजिक में एरिया वेक्टर डाउनवर्ड लिया हो, डाउनवर्ड नॉर्मल, तो वो चल सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर सम के लिए सेम लॉजिक होना चाहिए। एक ही सम में दो अलग अलग लॉजिक यूज नहीं करने। सिंपल कॉन्सेप्ट, right? So it can be taken as outward normal or inward normal. It's your choice basically. But for closed surface, the sign convention that is final, मतलब ये चलता ही आ रहा है कि साइन कन्वेंशन फिक्स है उसका, कि उसका नॉर्मल कैसा होगा, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। कोई भी सरफेस जब वो क्लोज हो तो उसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा ऑलवेज इट विल बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, at each and every point it will be pointing outwards, वो outwards ही point करेगा। simple logic, no मतलब there should not be any doubt regarding this thing। open surface your choice, closed surface always outward normal। we'll be dealing more with this closed surface, and if will encounter few open surfaces also, then also I will be using the same logic। मैं वही logic use करूंगा। कैसा? मैं outward ही लूंगा क्योंकि कोई भी ले सकते हैं ना हम लोग। तो मान लीजिए आप एक डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए, इट्स ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, राइट? सो दैट्स रिगार्डिंग द एरिया, राइट? इतना ही जरूरी है। मैं एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये टेम्पररी लिख सकते हैं आप। ओके, सो नाउ विल बी लुकिंग टुवर्ड्स फ्यू एग्जांपल्स रिगार्डिंग एरिया। सो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए मान लीजिए मैंने आपको वही वाला सर्फेस दिया, मतलब थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके तहत आप आसानी से समझ सको इसको।
राइट। और थोड़ा और अच्छा बेहतर कैसे करता हूँ मैं समझ लो, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, राइट, ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। ये ऊपर वाली एक्सिस जो है उसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, और ये जो बाहर निकल के आ रही है ना, ये बाहर मतलब ये वाली, उसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूँ। लेट अस से इट इज एक्स वाई जेड ऑल्सो। हालांकि मैंने क्यूब तो नहीं ड्रॉ करा है, क्यूबॉइड ड्रॉ करा है, तो फिर हम क्यूबॉइड का ही डायमेंशन देंगे। मान लीजिए कि ये जो साइड है उसकी लेंथ है 1, ये वाली साइड है 2, और ये वाली साइड है 3, राइट, सेंटीमीटर, 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter. Let us say the sizes are like this. Okay, so yeah, we'll be looking forward to each and every face, right? हर एक surface पे focus करेंगे हम लोग. Okay, so if I say top of this side, sorry, top of this surface, तो ये portion है closed surface का, क्या है? Cuboid is a closed surface. So as far as closed surface is concerned, उसका area vector कहाँ पे होगा? उसका एरिया वेक्टर सिंपली आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, और डायरेक्शन वाइज वो बाहर निकलता होएगा। अच्छा, तो इसकी अगर बात करें, हम एरिया वेक्टर कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? उसके सेंटर मतलब मिडिल पॉइंट पे ड्रॉ करिए। तो मान लीजिए अगर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? सीधे सीधा ये सरफेस, सो इट विल बी लाइक दिस वे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड नाउ पॉइंटिंग आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं जा सकता वो। वेरी क्लियर। अब इसकी वैल्यू लिखनी है, तो नोटेशन पहले समझ लीजिए। इसका नोटेशन मतलब एरिया का नोटेशन हम नॉर्मली कैपिटल ए से रखते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर प्रिसाइजली विल बी यूजिंग दिस सिंबल एज एस, राइट। तो एस कैसे डिराइव, मतलब आंसर क्या बोलेंगे हम इसका? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स 3 2 जा 6, इट्स 6। बट व्हेनेवर आई राइट डाउन वेक्टर एस लिखो तो मेरे को डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो डायरेक्शन देखो आप, कौन सी डायरेक्शन में इट्स गुड, मतलब गोइंग राइटवर्ड्स, और राइटवर्ड्स में कौन सी डायरेक्शन आती है? प्लस एक्स एक्सिस, और प्लस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैरेट। इट विल बी 6 आई कैरेट, या यूनिट वाइज यू कैन से सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो इट इज वेरी क्लियर। सो हर बार मैं जब जब प्रश्न पूछूंगा आपको, मैं ऐसा बोलूंगा कि स्क्रीन पॉज करो, सोचो, राइट। चलिए, मान लीजिए मैंने आपको ये ऊपर वाला सरफेस दिया, राइट। सो क्या, लेट अस से उसका एरिया वेक्टर S2 है, राइट। लेट अस से दिस सरफेस नेम इज नंबर 2, और ये जो डील करा वो 1 था, तो S1 था, राइट। मेरे को S2 का आंसर चाहिए। स्क्रीन पॉज करिए, अब बोलिए। चलिए, होप सो यू हैव रिटन द सेम आंसर, सेम करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये वाला सरफेस मतलब ये तो बाजू कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर, और ये वाली 2 सेंटीमीटर, 1 into 2 is 2, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 आएगा, वो तो शायद ही आपका गलत होगा। उसका उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पे, डायरेक्शन सिंपल है, आउटवर्ड नॉर्मल। चलो सर, आउटवर्ड नॉर्मल तो ऊपर ही है, ये S2 वेक्टर है सर, राइट। और उसकी वैल्यू आपने ढूंढ के रखी है, राइट। आउटवर्ड मतलब ये ऊपर वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन सा रहा है? वाई जा रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है एरिया, मतलब यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे कैरेट, 2 जे कैरेट सेंटीमीटर स्क्वायर सर। वेरी इजी, वेरी 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 इजी। थर्ड वन देखिए, अब थर्ड वन की जब बात करेंगे हम लोग, तो मान लो कि ये आगे वाला फेस बोल रहा हूँ मैं, जो आगे फेस है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके सर, मान लो उसका नाम हमने 3 रखा है, सो व्हाट विल बी S3? या व्हाट विल बी S3? स्क्रीन पॉज करिए, आंसर सोचिए। स्क्रीन पॉज करिए, आंसर सोचिए। देखिए, 1
third face is made up of which axis? We can say it as x axis or y axis. X y axis से बना हुआ है 1 और 3, मतलब 1 into 3 will be giving you what? 3, और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो डन है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी रे? डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन देखो सर, ये है तो मतलब फेस तो ऐसा है, तो उसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा सर? इट विल बी कमिंग आउटवर्ड, इट विल बी कमिंग आउटवर्ड, अंदर तो जा नहीं सकता, ये फेस से परपेंडिकुलर तो ये आउटवर्ड है। अच्छा, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है? z एक्सिस टू बी वेरी प्रिसाइज, और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा है? k है, as simple as that, as simple as that. Yeah, don't make any error regarding such easy concept. ये आसान कॉन्सेप्ट में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, राइट, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत काम लगेगा एरिया वेक्टर। और एक चीज, चलिए ये लास्ट ट्राई है, अगर आप ये सही कर ले तो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। मान लीजिए लेफ्ट वाला फेस, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मान लीजिए उसका नंबर चौथा है, और पूछ लूं मैं अगर आपको वेक्टर एस को लिखने के लिए, क्या आप लिख पाओगे? हाँ जी, पॉज द स्क्रीन, नाउ सी द आंसर। ये क्या है? 2 सेंटीमीटर है, ये वाला कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 है और ये 3 है, so 2 into 3 will be giving you 6, तो सर 6 सेंटीमीटर तो आने ही वाला है सर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। डायरेक्शन कौन सी होगी? इट विल बी आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल सर, ये तो अंदर जाएगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज लाइक दिस। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये वाली प्लस एक्स है तो ये वाली माइनस एक्स है, माइनस एक्स को कौन इंडिकेट करता है? माइनस आई, राइट। अरे क्लियर है क्या? तो फिर फटाफट से ये नोट कर लीजिए, S1 S2 S3 S4 precisely concept, right? Note it down. Okay, so now the main thing, जिसके लिए हमने वो एरिया वेक्टर का फंडा सीखा हमने, the main thing, that's the topic title, which is electric flux. अब electric flux के बारे में चर्चा करेंगे, right? और now it is the perfect time. So what do you mean by electric flux? आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, जैसे मैंने बोल दिया आपको। तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर क्यों रखना है? क्योंकि यही लॉजिक आपको लगाना है मैग्नेटिक फील्ड्स में, राइट? दैट्स व्हाई द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर की चैप्टर्स, राइट? वो मेन चैप्टर्स इसलिए शांति से पढ़ाई जाता है, क्योंकि वो ही लॉजिक बाद में आपको मैग्नेटिक, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आप, मैग्नेटिकल मतलब मैग्नेटिक क्वांटिटीज, उसमें वही लॉजिक चलता आएगा जो हमने, आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये तो हमने इलेक्ट्रिक में देखा था, वही मैग्नेटिक की बातें करेंगे। अच्छा, तो जहां तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है, so what's the definition? The definition of electric flux can be simply given as it is the number of electric field lines. कोई भी सरफेस हो, राइट, सरफेस जो सीख लिया हमने, ओपन या क्लोज, कोई भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उस सरफेस का। the number of electric field lines passing through a surface या तो फिर crossing a surface is nothing but the electric flux associated with that particular surface. अब एक बात समझ लीजिए, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपकी बुक में दिया है, बहुत डिटेलिंग करिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली आपको समझाया है कि अगर आप सरफेस को ऐसा रखेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा रखेंगे तो ऐसा होगा। मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ, तो मतलब वो स्पेशल केसेस भी आपको समझा दूंगा, लेकिन हाँ, मैं जो कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से नोट करना, यू विल बी इनडायरेक्टली फाइंडिंग दोज थिंग्स, राइट? वो आपको कहीं ना कहीं पे अगर आप मैच करते जाओगे तो आपको मिल ही जाएगी टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट? बट इन अ डिफरेंट वे, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट वे। हाँ, so number of electric field lines, it is the measure of number of electric field lines passing through a particular surface, right? या फिर crossing a particular surface, it's nothing but electric flux. Okay, so how will we denote electric flux? It is denoted by, इसको डिनोट कैसे करेंगे, राइट? फाई सिंबल से, फाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो मैं तो इसको फाई ई ही लिखता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई ई, राइट? बी केयरफुल अबाउट इट, टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ फाई दिया है,
ना वो गलत है ना ये गलत है, राइट। ये बोल सकते हैं हम थोड़ा प्रिसाइज है, राइट। अच्छा, और बातें समझो इसकी, पूछते हैं ऐसे ही, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन लाने के लिए मतलब उसकी फॉर्मूला क्या है, तो उसकी फॉर्मूला लाने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो जो सरफेस मैंने बोला ना, ओरिएंटेशन बोलते हैं, मतलब सरफेस कैसा रखे, ऐसा रखेंगे तो कैसा होगा, ऐसा रखेंगे तो कैसा होगा, टिल्ट रखेंगे तो कैसा होगा। मैं जनरल केस बोल देता हूँ जिसके साथ आपको आंसर से मालूम पड़ जाएगा। इट कैन बी कैलकुलेटेड, राइट, फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज mathematically given as phi e is equal to vector e dot vector s, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, मतलब फिर से ऐसे बोल दे इसको। हाँ, ये वही डॉट है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थोड़ा और अच्छा लिखूं मैं अगर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई एस कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज ई, ई इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज एस, एस इज एरिया, obviously it is magnitude of area, राइट। अगर कोई बोल दे इसको यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, आता है अपने को। ये किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर में। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस, थीटा द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस, राइट। पॉइंटिंग आउटवर्ड, इट मस्ट बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, मतलब ऐसे होनी चाहिए या तो फिर ऐसे होनी चाहिए, वो आउटवर्ड पॉइंट होनी चाहिए, इट मस्ट बी पॉइंटिंग आउटवर्ड। उसके इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। हालांकि ये डेफिनेशन है, ये फिलहाल तो आपको करेक्ट ही माननी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस थिंग, देन आई विल बी टेकिंग इट इन मोर डिटेलिंग, मतलब शायद मैं और डिटेल करूंगा इसका, और भी बातें समझ लीजिए इसकी। मैंने बोल दिया ये सिंबल उसका ये है, मैथमेटिकल इसको ऐसे देते हैं। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्केलर है या वेक्टर। बहुत बार पूछते हैं ऐसा, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ठोक डालेंगे ऐसे ही, सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं रहे, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ना, डॉट प्रोडक्ट मींस व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, नया वाला पॉइंट। और चीजें समझिए, चलिए और अच्छी बात है, कैसे कैसे समझ सकते हैं हम लोग इसका यूनिट, ओवरऑल यूनिट क्या होएगा, देखो ये न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको यूनिट कैसे लिख सकता हूँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। वेरी 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 इजी, आप न्यूटन, मतलब अगर हमने यूनिट मेंशन कर दिया है तो हम आसानी से इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी ढूंढ सकते हैं। न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 होती है, कूलम की क्या होती है, a1 t1 होती है, और ये l2 होती है। तो ओवरऑल अगर हम सेट सेट कर देंगे फटाफट से, इट विल बी m1, ये l3 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो t-3 हो जाएगा, और फिर ये a-1 हो जाएगा। सिर्फ क्रॉस चेक कर लीजिए, हालांकि मैंने सही ही लिखा है, m1 l3 t-3 a-1, या दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला रिगार्डिंग। तो ये अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ लेना आपको, तो आप ऐसा लिख सकते हो, और कोई मतलब चीजें भी लिख सकते हैं हम लोग, और 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, राइट। पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा, राइट। अच्छा, अब और बातें समझिए इसकी, और बातें हमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन इट कैन बी जीरो आल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो आप फोकस करिए, राइट। वी कैन गिव अ रीजन हियर, हाउ वी नो दैट
क्या सीखा हमने? फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? ई एस cos थीटा। ध्यान से फोर्स सुना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये भी कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं होगा। तो सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? इट ऑलवेज मतलब ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन cos थीटा। अब अगर आप cos थीटा के बारे में चर्चा करोगे तो cos कैन बी मतलब cos कैन हैव एनी वैल्यू ना। cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, cos थीटा जीरो भी हो सकता है, और cos थीटा नेगेटिव भी हो सकता है ना। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। और उसी पे ही अगर ये पॉजिटिव तो ये फ्लक्स पूरा पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये फ्लक्स पूरा नेगेटिव, और ये ही जीरो तो पूरी टर्म ही जीरो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन cos थीटा। और cos थीटा में भी मेन क्या है? थीटा है। सो cos कब पॉजिटिव होगा था, मतलब cos कब पॉजिटिव होता है? तो मैथमेटिक्स में तो बेसिक में आता है आपको। एंड अगर मतलब आपको नहीं आता तो मैं एक और बात, छोटी सी बातें कर लेता हूँ फटाफट से। ऑल एस टी सी हम 4 क्वाड्रेंट्स को अच्छे से जानते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और ये 360 हो जाएगा। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, हालांकि अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ कॉस पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस कब पॉजिटिव होगा? जब वो फर्स्ट क्वार्टर में होगा। फर्स्ट क्वार्टर में एंगल कौन सा होता है? 0 से 90 लेके, मतलब बोल सकते हैं कि 0 से when theta is less than 90, when theta is less than 90 then cos is positive। अच्छा जी, तो cos नेगेटिव कब होगा? देख लीजिए, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें कि 90 से 180 तक, 90 से 180 तक, तो उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन और उसका इनवर्स दैट इज cosec। बट cos तो नेगेटिव है ना। तो cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 टू 180, मतलब वी कैन से when theta is greater than 90, right? Or we can say in different way also, the angle is what? एक्यूट एंगल बोल सकते हैं ना इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल किनके बीच में है? वेक्टर ई और वेक्टर एस के बीच में है। सो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस। और cos जीरो कब होता है? जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, बिकॉज cos 90 इज व्हाट? जीरो। एज सिंपल एज दैट, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन cos थीटा। एक और अच्छी चीज समझनी है, लेकिन पहले आप ये पॉइंट लिख लीजिए। आप दे कैन समटाइम्स आस्क यू, राइट? सीबीएसई वालों को नॉर्मली ऐसा पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सप्लेन। सो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस वे, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ड्यू टू दिस फैक्ट एक्चुअली, राइट? सो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ओके, और थोड़ी अच्छे अच्छे बातें कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फिर हम उसके रिगार्डिंग जो मतलब जो इलस्ट्रेशन, सॉरी, एक्सरसाइज का सम है वो देख लेंगे बात, राइट? सो हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और क्या आपको जानना चाहिए, राइट? आपने फॉर्मूला सीख ली कि मतलब फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस, या तो फिर ई एस कॉस थीटा। लेकिन पिक्टोरियली भी आना चाहिए ना आपको, मतलब अगर फिगर दे दी जाए तो आपको वहां से भी सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। कैसे? देख लीजिए, मान लिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी है, राइट? लेट अस से इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और सपोज, मतलब मैं 3 केस ले लेता हूँ, चलो, जिसके तहत आपको कंप्लीटली मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। राइट? सपोज पहले किस्से में अगर मैं मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है, और मैंने जो सरफेस लिया है वो अगर ऐसा हो, ऐसा रखा हो, ऐसा ऐसा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब वी कैन सी लाइक दिस वे, इट्स लाइक दिस वे, मतलब सरफेस ऐसा रखा है तो क्या होगा? देखना अच्छे से समझना, राइट? अगर सरफेस ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में? राइट, आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड से वन थिंग, राइट? इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? एरिया वेक्टर होगा इन विच डायरेक्शन? पॉइंटिंग आउटवर्ड। पॉइंटिंग आउटवर्ड मतलब क्या? राइट साइड ले सकता हूँ, लेफ्ट साइड ले सकता हूँ, बैटर है, या आप इजी वे में
इसको सिलेक्ट करें कौन सी इजी में, मतलब you can say that area vector will be in this direction, परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस को, राइट, आना चाहिए अच्छे से, ये अपना सरफेस है तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर तो ऐसा ही होगा ना, so it's pointing outward to the outward normal, yeah. Okay, so what's the angle between E and S now? E और S के बीच में डायरेक्शन मतलब एंगल क्या है, दोनों एक ही तरफ है ना, तो मेरे लिए ये थीटा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0, both are in the same direction, that's why, right? Okay, so now let us say कि जो सरफेस का ओरिएंटेशन है, मतलब यहाँ पे मैंने कैसा रखा था, परपेंडिकुलर लिख रखा था ना, परपेंडिकुलर किसको परपेंडिकुलर था, तो अपना सरफेस था वो किसको परपेंडिकुलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी ना और उसको परपेंडिकुलर मैंने रखा था, राइट, बट माय पॉइंट, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखूंगा, मतलब पहले ऐसा रखा था, मैं ऐसा रखता हूँ, ऐसे ऐसे रख लूंगा, अगर मैंने उसको ऐसा रखा आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई इट्स समवॉट लाइक दिस वे, अब उसका एरिया वेक्टर कैसा होएगा, सिंपल, अगेन दिस इज द वी कैन लाइक दिस वे, इट इज वेक्टर एस इज लाइक दिस वे, देख ही सकते हो आप, आसानी से समझ सकते हो उसके, इसके अंदर ई जो ऐसा है और एस, ई और एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल वी कैन से इट्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब और क्या बाकी है सर, मान लीजिए रेंडमली ना वो परपेंडिकुलर है फील्ड को, ना वो पैरेलल है फील्ड से, वो दोनों के बीच, मतलब इट इज इंक्लाइंड टू अ पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि आपके किस्से में जो सरफेस दिया है वो ऐसा रखा है, राइट, सरफेस वही है लेकिन मैंने उसको ऐसे टिल्ट टिल्ट रखा है, मतलब यूं रखा है, यूं रखा है, राइट, तो अगर ऐसा रखा है हमने तो उसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर में तो कोई और लॉजिक है ही नहीं, तो सीधी सीधी बात, राइट, इट विल बी गोइंग लाइक दिस वे, वेरी ओके विद दिस। कोई पूछे कि सर इसको कैसे शॉर्ट आउट करें हम, तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि जो जो हमने ये रखा है ना, मान लीजिए कि ये कोई भी एंगल बना रहा हो, हालांकि अगर ये थीटा सोचेंगे हम तो शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन इसमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, दो वी कैन डील विद इट। आप सीधे ही समझ लीजिए, मान लो कि उसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, उसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, डायरेक्टली यहाँ पे थीटा कितनी वैल्यू है, थीटा ही है, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, व्हाट्स थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, एज सिंपल एज दैट। तो देखो आप यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी फ्लक्स ओवर हियर, ओके सॉरी इट्स एस, राइट, ओके, so electric flux over here will be what's the formula, EA cos theta, क्या we can say EA cos theta, cos 0 is what, 1, in fact 1 is the maximum value, अच्छी अच्छे से दिखना, so we can say it is maximum flux, this maximum flux through a surface। अपने को फ्लक्स मैक्सिमम कब मिलेगा, जब वो सरफेस, याद रखना सरफेस, एरिया वेक्टर नहीं, जब कोई सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब फ्लक्स मैक्सिमम होएगा, इट्स मैक्सिमम, क्योंकि सरफेस परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर नहीं, बार बार बोलूंगा मैं। ये देखिए सरफेस कैसे है, ऐसे, अभी कॉन्सेप्ट समझिए, अगर अगर हमने जो जो डेफिनेशन उसको समझी है ना तो आप आसानी से आंसर दोगे, सर इसका आंसर तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और हमारा सरफेस खुद ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस ही नहीं करेगी ना, क्रॉस करना मतलब उसको भेदना, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरसेक्ट दैट सरफेस फॉर सच ओरिएंटेशन, ऐसा ओरिएंटेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यूं ही निकल जाएगी, वो इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इस केस में तो वैसे भी 0 आंसर आना चाहिए, तो मैथमेटिकली इट इज आल्सो कमिंग 0, ठीक है। इस केस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेन फार्मूला रिमेन्स द सेम, EA cos theta, theta is 90, cos 90 is 0, answer is 0, as simple as that। So when you will get it 0, जब सरफेस पैरेलल हो,
ये कब मिला? when surface is parallel to electric field, और दूसरी चीज क्या बोल सकते हो? when area vector S कैसा है? परपेंडिकुलर है। दोनों किस्सों में आंसर 0 मिलेगा। ये वाले किस्से में कैसे मतलब सोच पाएंगे आप लोग? राइट, when surface is perpendicular to electric field, इलेक्ट्रिक ये सरफेस है, ये सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, या तो फिर when, क्या बोल सकते हम लोग? एरिया वेक्टर मतलब वेक्टर एस इज पैरेलल टू वेक्टर ई और एस पैरेलल हो तो मैक्सिमम मिलेगा अपने को। और ये इंटरमीडिएट केस है, सीधी सी बात, इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ई ए cos थीटा डिपेंडिंग अपॉन दी थीटा विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। वेरी ओके विद दिस? बहुत आसान बात है भाई, राइट? सो इट्स बेटर यू नोट इट डाउन आल्सो, ये भी नोट करने लायक है। ओके, सो लास्ट पोर्शन ऑफ दिस थियरी, राइट? ये थियरी में जाने लायक ये आखिरी पोर्शन है। ये आपके बुक में नहीं दिया लेकिन या इट कैन बी आस्क्ड के एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं क्योंकि ये लॉजिकल बेस्ड है। अच्छा, तो क्या जानने लायक है? मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, तो अगर कोई क्लोज सरफेस और यहाँ मतलब उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को छोड़ रही है, और अ क्लोज सरफेस वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव्स, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो comes out of the surface, right? Comes out of the surface, then the flux phi e associated with that surface is positive. वो फ्लक्स को पॉजिटिव बोलेंगे हम लोग। सर एग्जांपल दीजिए, और ऐसा क्यों होता है ऐसा समझाइए। तो मैं एक सिंपल शब्दों में बोल देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? उससे बाहर जाती है ना, तो बाहर जाती हुई चीजें पॉजिटिव चार्ज की है, तो अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है तो हम पर्टिकुलर सरफेस का फ्लक्स कैसा मान लेंगे? पॉजिटिव, सिंपल, राइट? प्लस चार्ज हो, फील्ड लाइंस तो बाहर ही निकलती है ना रेंडमली, तो उसके इर्द गिर्द एक सरफेस बना देंगे, तो आप समझ सकते हो कि फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस, then it can be taken, मतलब it should be taken as positive। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? if for a closed surface electric field lines are entering into the surface या तो फिर coming into the surface, then it will be taken as negative। very easy if you understood that particular thing, flux is considered negative if it enters, या तो फिर we can say comes in। तो सर क्या होगा अगर मेरे पास ऐसा कोई सरफेस हो जिसके अंदर सर 3 लाइनें आ रही है और सरफेस में से यूं निकल जा रही है, मतलब कितनी आ रही है? 3, तो ये 3 कैसी है? नेगेटिव, और ये 3 जा रही है तो ये पॉजिटिव। अरे सेम है, 3 सेम लाइंस आर कमिंग इन एंड गोइंग आउटवर्ड। तो अगर कोई क्लोज सरफेस में से नंबर ऑफ लाइंस दैट आर एंटरिंग एंड लिविंग द सरफेस इज सेम, देन ऑब्वियसली द नेट फ्लक्स विल बी 0। यही लॉजिक मैं यूज करूंगा। इनफैक्ट वो सम तो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, दैट्स एक्सरसाइज सम नंबर 16, 15th कराऊंगा, 16 होमवर्क है। 16 यही लॉजिक पे बेस्ड है, उसमें आंसर 0 आता है। क्यों? क्योंकि the number of field lines that are entering to the particular cube are same as those which are leaving this same cube। That's why flux कितना एसोसिएट होगा? अरे 3 आई 3 निकल गए तो रहा क्या सरफेस के पास? कुछ नहीं। That's why it is 0। Again, that's why I told you that these things are important। You can easily understand that इसको हमने यूज करा, हालांकि यूज करेंगे आप लोग, राइट? नोट डाउन, वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये वीडियो का आखिरी पोर्शन जो कि ये एक सम है, दैट्स एक्सरसाइज सम नंबर 15, राइट? या वी कैन मतलब for experience we can say that it is important sum, so obviously I will be writing it and as पर ये कॉन्सेप्ट एक किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमने मतलब मैंने अभी ही सिखाया, राइट?
अगर आपने वो अच्छे से सीख लिया तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान है, राइट? ओके, एक छोटी सी चीज बोल देता हूँ, हालांकि मेरे को अचानक से वो चीज याद आई, इसलिए मैं उसको बोल देता हूँ आपके लिए। हमने जो फॉर्मूला सीखी है ना, हमने कौन सी फॉर्मूला सीखी, मतलब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस सीखी ना, ई डॉट एस। तो ये आपको कब यूज करनी है? ये आपको तब यूज करनी है जब आपके पास जो सरफेस हो ना, उसका एरिया, सरफेस एरिया आप आसानी से ढूंढ सकते हो, या तो फिर डेटा बहुत आसान है, मतलब सरफेस एकदम रेगुलर सरफेस है। अगर इरेगुलर सरफेस है तो क्या करना चाहिए? अगर इरेगुलर सरफेस है ना, तो उसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। क्यों छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो समझिए। मेरे पास एक रेगुलर इरेगुलर सरफेस ऐसा है, तो मतलब मैं इसको कैसे, मतलब इसके इसके साथ एसोसिएटेड हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ढूंढूं? तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए भैया। अब ये तो रेगुलर है, इसका एरिया मान लीजिए डीएस जितना है, छोटू सा डीएस, राइट? वो आउटवर्ड नॉर्मल है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूं ही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया ऊपर है, राइट? तो आप आसानी से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढ सकते हो। डी फाई कितना होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, मान मतलब इजी है ना, ये छोटे वाले एरिया के साथ तो छोटू सा फ्लक्स ही होगा, इसलिए मैंने डी फाई लिखा। तो पूरे सरफेस के साथ कितना होएगा? सिंपल, टोटल फ्लक्स विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ छोटू वाला फ्लक्स, दैट इज नथिंग बट ई डॉट डीएस। आगे जाके गॉस लॉ नामक एक टॉपिक आएगा, गॉस लॉ, उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ई डॉट डीएस। हालांकि सरफेस ओपन हो तो अलग लिखना चाहिए, क्लोज हो तो भी अलग लिखना चाहिए। दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन ओनली, ये सरफेस इंटीग्रेशन ही है। अगर ओपन सरफेस है तो ऐसा ही लिखना है, अगर ये सरफेस क्लोज है तो यूं लिखना चाहिए, इट इज क्लोज इंटीग्रेशन। अगर वो जीरो नहीं लिखेंगे ना हम लोग, मतलब क्लोज लूप का जो सिंबल है, तो वो ओपन सरफेस के लिए लॉजिक है, राइट? बी वेरी क्लियर। अगर इरेगुलर शेप हो तो उसको छोटे टुकड़े में तोड़ दो, फिर पूरे सरफेस पे उसका इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस है, या तो फिर ये रेगुलर सरफेस में भी आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट टू बी यूज्ड इन इरेगुलर सरफेस। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मालूम पड़ना चाहिए, मतलब वेरी इजी। ना मालूम पड़े तो फिर से एक बार ये छोटा वाला पोर्शन आप देख लीजिए, राइट? पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं ये पोर्शन स्टार्ट करूंगा, राइट? Okay, now coming towards the exercise finally. That exercise number 15. And what's the data? Consider uniform electric field which is given to you like this way. ये electric field की value दी है अपने को। Herein मैं ऐसा बोल सकता हूँ, here vector E is equal to how much? 3 into 10 raised to 3 I caret Newton per coulomb. ये दिया हुआ है, ये कहीं से हम लाए नहीं है, right? The very first thing that they have asked you, what is the flux? Flux कितना होएगा? थ्रू अ स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, ऑन अ साइड whose plane is parallel to yz plane। ओ, स्क्वायर जो है उसका प्लेन yz प्लेन में है, ऐसा समझिए आप। तो सर कैसे करें इसको? ओके, हाउ टू डील इट, हाउ टू डील विद इट, सॉरी। अच्छा, देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। सर कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे कुछ नहीं रे, आई कैरेट लिखा है ना, प्लस आई कैरेट, तो वो एक्स डायरेक्शन में होगी। अगर जे कैरेट होता तो मैं ऊपर की ओर लिखता, राइट? ये नॉर्मल नोटेशन है। लेकिन मैं बोलूँ आप इसमें ऐसा मत करना। इसमें आप कैसा करें, देखिए, हालांकि अ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? इट्स योर चॉइस। अगर मैं होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ना ड्रॉ करता। नो माइंड, चलो हमने ड्रॉ ही कर लिया तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, और मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो उसकी वैल्यू दी है आपको 3 इंटू 10 रेज टू 3 आई कैरेट। ओके, न्यूटन पर कूलम, इतना न्यूटन पर कूलम है। तो आप एक काम करना, हर रोज डायरेक्शन नोट कर लेना, मतलब अपने लिए एक्स है, ये वाई है, और जो बाहर निकल के आती है ना, बाहर वाली चीज को हम डॉट बोलते हैं, डॉट। अगर ये कोई एक्सेस बाहर आ रही है तो उसको डॉट, अंदर जा रही है तो क्रॉस। डॉट सिंबल इज फॉर कमिंग
outward, and cross symbol is for going inward. Crossing याद है? Crossing, cross in, cross will always go in. Okay, so ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा जी, तो क्या समझे हम? अगर अपने पास स्क्वायर है, वो कौन से प्लेन में? yz. yz मतलब क्या था? ये मतलब ये वाला, और ये बाहर निकलता, मतलब मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, ये आपको शायद मालूम पड़ गया होगा. yz मतलब ये ऐसा, मतलब हाथ है, मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है, तो उसको मैं कैसे रखूंगा? यू. भाई ये वाला है, और ये बाहर वाला जो पोर्शन है वो साइड वाला है. राइट, डोंट वरी इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड, आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड थ्रू डिफरेंट केस ऑल्सो. मैं अलग तरीके से भी समझाऊंगा मैं आपको. उसने बोल दिया कि ये 10x10 है, स्क्वायर है ना, तो 10x10, तो उसका एरिया क्या होगा? S इज इक्वल टू, अगर कोई पूछ ले आपको फटाफट से, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, इट्स 10 into 10, दैट्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर कोई ऐसा भी पूछ ले आपको कि नहीं मेरे को वेक्टर ऐसी चाहिए भाई, मेरे को वेक्टर ऐसे, तो 100 क्या बोलेंगे? डायरेक्शन देनी पड़ेगी. डायरेक्शन इज व्हाट? ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल. इसका आउटवर्ड किस तरह जाएगा? आई में ही जाएगा ना, एक्स में. इट्स इन दिस वे ओनली, सो वी कैन से वेक्टर एज दिस वे, इट्स आई कैरेट, एज सिंपल एज दैट. सो यू आर हैविंग also vector s is equal to what we can say, it's 100 I caret, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 100 into 10⁻⁻⁴. गॉट माय पॉइंट? ये मीटर स्क्वायर में हो गया, तो इसके साथ हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको. सो हाँ, तो पहला वही प्रश्न पूछा है आपको, सो व्हाट इज द फ्लक्स टू दिस सरफेस, इसके एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया इसका? तो पहला आंसर, फ्लक्स phi E is equal to, सीधी बात भाई, नो बकवास, E dot S is equal to what? E, सॉरी, E की वैल्यू कितनी दी है अपने को? 3 into 10⁻³ I caret dot 100 into 10⁻⁻⁴ I caret. भाई I dot I क्या होता है? 1. So it's simply 3 into 10⁻³ 5. 3 plus 2 is 5, 5 minus 4 is 1, 10⁻⁴. यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या तो फिर ऐसा ही बोल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. राइट, वेरी ओके विद दिस. वी कैन आल्सो सॉल्व द सेकंड वन. सेकंड वन के लिए उसने क्या बोला है? व्हाट इज द फ्लक्स टू द सरफेस इफ द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब उसका जो नॉर्मल है, ये प्लेन है, उसका नॉर्मल ये है ना, ये प्लेन है, उसके नॉर्मल को एरिया वेक्टर बोलता है, एरिया वेक्टर. तो उसने इनडायरेक्टली बोला है आपको एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. सिंपल. तो नाउ फ्लक्स, अगर मेरे को पूछ ले फ्लक्स फाई की फॉर्मूला ढूंढ के दिखाओ, तो सिंपल है, फाई ई कितना होएगा? अगेन सेम फॉर्मूला, ई डॉट एस. अब देखिए, मैं इसको, अब मेरे को थीटा मालूम है इसके, तो मैं इसको आई कैरेट और वैसे फॉर्म में नहीं लिखूंगा. कोई पूछे सर क्यों? क्योंकि अब दूसरे किस्से में अपने पास जो ओरिएंटेशन है वो खत्म, मतलब वो चेंज हो गया. हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे की वैसे ही है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है ना, वो 60 डिग्री बना रहा है. एरिया वेक्टर 60 डिग्री, मतलब यूं है कोई चीज, ये जो ऐसा है ना, वो पहले ऐसा था, लेकिन अब 60 डिग्री बना, मतलब ये 60 डिग्री बना है. तो कोई पूछे सर सरफेस कैसा हो गया होगा? सरफेस ऐसा हो गया होगा, देख लीजिए, यूं ये ऊपर ऊपर फेस कर रहा होगा. अरे इजी है ना, बहुत आसान है अपने लिए समझने के लिए. 60 डिग्री आप, यू कैन डायरेक्टली से दैट ई डॉट एस के तहत अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ई की वैल्यू कितनी है? सिर्फ सॉरी, यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, ई इज cos थीटा. जब आपके पास थीटा हो तो उसको आप ऐसे लिखिए, थीटा हो तो आप उसको ऐसे लिखिए. अगर थीटा ना हो, जिस मतलब, हालांकि मेरे पास यहाँ पे भी थीटा था, राइट, आई कैन सॉल्व इट इन डिफरेंट वे ऑल्सो, लेकिन समझना, ई की वैल्यू 3000 है भाई, और एस की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10⁻⁴ है, और कॉस थीटा कितना है? 60. तो ये हो जाएगा, ये 3 और 2 5, और एक चला जाएगा तो 30 हो जाएगा. 30 इंटू कॉस 60 इज 1/2, दैट विल बी गिविंग आंसर 15 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. भाई इतना फ्लक्स होगा, यू कैन डायरेक्टली से, तो फिर ये बोल सकते हैं, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन नहीं आती है, तो अपने को
पहले से मालूम है कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? दैट्स all about regarding the illustration, so expressed some number. Okay, more please. ओके, तो आप इस चीजों में कंफ्यूज मत हो ना कि अगर मैंने मतलब अगर आपने ऐसा सुना है ना, मैंने अभी बोला कि ये इसमें भी मेरे पास थीटा था, कोई पूछे सर कहाँ पे थे थीटा, कहाँ पे था थीटा? तो दूसरे सब में दिया है, मतलब दूसरे पोर्शन में दिया है, पहले पोर्शन में तो थीटा है ही नहीं। अरे खा रहे ई और एस की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा जीरो था, इसमें थीटा जीरो था, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन हर बार आपको थीटा मालूम होगा ऐसा होगा नहीं, इसलिए मैंने जब मेरे पास डायरेक्शन थी, मेरे पास एक मतलब आई कैरेट जे कैरेट ऐसी चीजें थी, तो मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया उसको, राइट? दूसरे तरीके में कैसे करे मैंने? दूसरे तरीके में मेरे को एंगल मालूम था, राइट, और वो उसके अलावा कोई इलाज नहीं था इसका, तो इसलिए मैंने इसको बेसिक ईएस कॉस थीटा से ही करा। होप सो दिस सम इज वेरी क्लियर। इसमें आपको पूछने वाला किसी भी तरीके से पूछ सकता है, मतलब वो ऐसा भी पूछ सकता है 60 डिग्री एंगल विद वाई एक्सिस, राइट? कुछ भी कर सकते, ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग, राइट? कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग। इसके सेम टू सेम मतलब इसके थोड़े ऊपर मतलब वही डेटा है, हालांकि 16th नंबर का एक्सरसाइज का जो सम है उसमें उन लोगों ने क्या बोला मैं आपको पहले से बता देता हूँ। उसने वही फिगर लिया, लेकिन उसने अब क्यूब ले लिया है। तो उन्होंने पूछा कि सारे प्लेन में से कितना फ्लक्स निकलेगा यार, तो उसका आंसर मैंने पहले ही बोल दिया था। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, उसमें बोला था मैंने कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आ रही है और जा रही है सेम है, तो यू विल गेट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर सरफेस एज जीरो, पर्टिकुलर क्लोज सरफेस पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, राइट? तो फिलहाल ये वीडियो नंबर 9 में हम इतना ही रखते हैं, बाद की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, राइट? टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।